कृष्ण मोहन बाबू इस सुहावने हरे भरे मौसम में शाम की चाय का कप लिए बालकनी में चले आए। आज मन घर के कामों में व्यस्त पत्नी के साथ चाय न पीकर अकेले में चाय पीने का हो रहा था। उन्होंने अपने मकान के चारों ओर के वृक्षों को देखा। वह भी इस बारिश में हरे भरे होकर अपने नए रंग रूप पर गौरवान्वित व खुशी से झूम रहे थे। चारों ओर छाई हरियाली सबको लुभाने लगी थी। प्रकृति का यह हरा भरा मनमोही रूप भी कृष्ण मोहन बाबू को रिझा नहीं पा रहा था। वह चाय के हर सिप के साथ सोच रहे थे, उनके 61 वर्षीय जीवन में अभी भी कहाँ है प्रकृति का हरा भरा सुख। उन्हें तो लगता जैसे वह भीतर से जेठ की दोपहरी सा तप रहे हैं। कई दिनों से उनका मन बेचैन चल रहा था। कृष्ण मोहन स्कूल व्याख्याता से 1 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन व अन्य स्रोतों से मिलने वाली धनराशि 10 लाख बनी थी। वहाँ सुधीर ने रामेश्वर जी और सरला जी की ओर देखकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं प्रीति के बारे में सोचूं। वैसे प्रीति मुझे पसंद है। सुधीर के मुँह से उन दोनों की मनचाही बात पूरी होती देख उन्होंने 1-2 दिन में फाइनल जवाब देने को कहा। मैं भी अपने परिजनों से विचार विमर्श कर जानकारी दे दूंगा। सुधीर के व्हाट्सएप ऐप पर प्रीति का फोटो डालकर रामेश्वर जी ने कहा, सब कुछ दोनों ओर से अनुकूल होता है तो उसके माता पिता की इच्छा है कि शादी आगामी दिसंबर में कर दी जाए, क्योंकि फरवरी में इसके छोटे भाई कमल की शादी है। सुधीर के परिवार को भी प्रीति पसंद थी। दिसंबर में जयपुर में ही शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ। सुधीर ने रामेश्वर जी से कहा कि शादी सादे समारोह में होगी तथा लेन देन जैसा कुछ नहीं होगा। प्रीति की छुट्टियां पूरी होने को थी। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। आज वह बहुत दिनों बाद खुशी थी। उसके माता पिता शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ईश्वर की कृपा पर प्रसन्नता प्रकट की। आज का घर बैठे अच्छा रिश्ता आ गया। अब बहन की शादी भाई से पहले हो जाएगी। शादी की तैयारियां करते दिसंबर माह का वह दिन भी करीब आ गया जिस दिन शादी होनी थी। रामेश्वर सरला भी अपने परिवार व रिश्तेदारों सहित जयपुर पहुंच गए। निश्चित दिन व समय पर प्रीति और सुधीर विवाह बंधन में बंध गए। अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया। वर्षों तक माता पिता के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई प्यारी बेटी विदा हो रही थी। वह सबसे गले लगकर आंसू बहाती रही। पर अच्छा, यह दृश्य देख प्रीति की मौसी व मौसा जी खुश थे। आज वर्षों की इच्छा पूरी हो गई। प्रीति व सुधीर के साथ कार में बैठ अपने नए घर की ओर चल दी। उसने अपने परिजनों से हाथ हिलाकर विदा ली। वहाँ खड़े सभी लोग विदा होती बेटी की कार को दूर तक देखते रहे। सरकारी स्कूल में 6 महीने पूर्व शिक्षक पद पर नौकरी लग गई थी। पत्नी निर्मला और घर गृहस्थी चलाने में बड़ी होशियार थी। वह फिजूल खर्ची को रोक आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ने में विश्वास रखती थी। वह अच्छे से जानती थी कि आज अपने स्तर से अनुकूल साधारण विवाह में भी 10-15 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है। वह भी अपने पति के साथ बेटी की नित बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित रहती। चाहती थी कि जल्द ही कोई अपने समाज का सुंदर, अनुकूल और सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए। तो प्रीति ने MA करने के बाद टीचर बनने के लिए BEd भी कर लिया था। दोनों बार टीचरशिप के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा भी दी, लेकिन हर बार वह असफल रही। लगता जैसे उसकी मेहनत व भाग्य के साथ 36 का आंकड़ा हो। और इतना ही नहीं, शायद शादी के लिए भी जैसे भाग्य रूठा हुआ हो। वह लंबे कद की, गोरी और सुंदर चेहरे वाली लड़की थी, लेकिन वह शरीर से सामान्य लड़कियों की तुलना में कुछ भारी बदन की थी। वह इसके लिए सदा चिंतित रहती। वह करे तो क्या करे। डाइटिंग की और कुछ योगा भी किया, पर विशेष फायदा नहीं हुआ। कृष्ण मोहन बाबू प्रीति के संबंध के लिए जहाँ भी अपने समाज का समारोह पर रिश्तेदारों के में शादी विवाह होते तो वह लड़का निगाह में निकालने के लिए जाना नहीं भूलते। पर जहाँ कहीं भी बात होती तो लड़के वाले कह देते, नौकरी वाली लड़की चाहिए। आज ज़माना बदल गया। दोनों की कमाई से ही घर में संपन्नता बनी रहती है। इस पर कृष्ण मोहन कहते, एक बार लड़की देख लो, हो सकता है आपके विचार बदल जाएं। पर उन्हें तुरंत जवाब मिलता, लड़कियां तो कई सुंदर और MA तथा डिग्रीधारी मिल जाएंगी, पर नौकरी वाली मिले तभी देखना दिखाना सार्थक हो सकता है। कृष्ण मोहन अब तक कई जगह घूम आए, हजारों रुपए खर्च दिए, पर कुछ नहीं हुआ। उन्हें याद आने लगा, वह पढ़ाई के दिनों में प्रीति से कहा करते थे, मन लगाकर पढ़ाई किया करो। आज फर्स्ट डिवीज़न का नहीं, अच्छे प्रतिशत मार्क्स लाने का महत्व है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों प्रतियोगी बैठते हैं, बहुत कंपटीशन है।
अतः सफल होने के लिए बहुत अधिक लगन से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। पर उनकी हिदायतों का कहाँ सुना। गंभीरता से अब सरकारी नौकरी तो दूर जैसे कौड़ी हो गई और इधर सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाली लड़की। कृष्ण मोहन पत्नी निर्मला के साथ अपने दुखों को व्यक्त कर आए दिन प्रीति के बारे में सोचते नहीं थकते। कब तक घर पर बिठाए रखें। शादी की उम्र एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी जा रही है। यूँ तो एक बार हल्के फुल्के अनमोल रिश्ते भी आए, पर उनके साथ बेटी के संबंध कैसे स्थापित कर दें। जैसे ही स्कूल का नया शिक्षा सत्र चालू हुआ तो प्रीति ने अपनी कॉलोनी में संचालित एक निजी सीनियर सेकेंडरी में अध्यापन करना शुरू कर दिया। इससे उसका अच्छा टाइम पास होने लगा, लेकिन उसकी इस नौकरी से माता पिता की चिंता दूर नहीं हुई। कृष्ण मोहन व निर्मला बहुत समय तक किसी अनुकूल रिश्ते की प्रतीक्षा करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अब तो यहाँ तक भी मन बना लिया कि अपने समाज में नहीं तो अन्य समाज में कोई योग्य संस्कारित वर मिल जाए तो भी वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे। इधर उनके 25 वर्षीय पुत्र कमल के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। 3 रिश्ते आए, उन्हें पसंद भी आए। कहीं लड़की सरकारी स्कूल में टीचर तो कहीं नर्स और कोई निजी संस्थान में टाइपिस्ट। सभी लड़कियां कमल को भी पसंद थीं। बस निर्णय करना था कि इस रिश्ते को फाइनल करें। पर जब भी रिश्ता स्वीकारने की बात आती तो बेटी का ध्यान आ जाता। पहले बेटी की शादी हो जाए तो ठीक रहे। अगर पहले लड़के की शादी हो गई तो समाज कहेगा जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, बेटा छोटा है तो भी उसकी शादी करने चले। लड़की की तो कोई चिंता नहीं हाथ पीले करने की। इस पसोपेश में 2 माह निकल गए। आखिर उन्होंने निर्णय कर ही लिया कि पहले बेटे कमल का विवाह कर दिया जाए। समाज कुछ भी कहे, उन्होंने अजमेर वाली लड़की के लिए शादी की सहमति उनके परिवारजनों को भेज दी। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी। अच्छी बात यह रहेगी कि दोनों शिक्षा विभाग में नौकरी में रहेंगे। दोनों परिवार में सब कुछ तय हो गया। शादी फरवरी में होगा, निश्चय हो गया। शादी समारोह अजमेर में ही होना था। अभी 6 माह का समय शेष था। कमल का रिश्ता तय हो जाने के बाद प्रीति अब परिवार में उदास सी रहने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। सोचती क्या वह अविवाहित ही रहेगी और माता पिता व भाई पर भार बनकर जिएगी। अब वह शाम की चाय भी अलग ही कमरे में जाकर पीती। माता पिता भी उसकी मन स्थिति समझकर दुखी होते। वे उससे कहे भी तो क्या कहें। दीपावली की छुट्टियां लगी तो प्रीति इस बार अपनी मौसी के घर जयपुर चली गई। बहुत समय से मौसी उसे अपने यहाँ आने को कह रही थी। उसके मौसा जी रामेश्वर LIC ऑफिसर में अधिकारी थे। एक रविवार को उनका परिचित एक युवा सुधीर अग्रवाल उनसे मिलने आया हुआ था। वह मौसा जी से बातें कर रहा था। सरला मौसी तब पूजा पाठ में व्यस्त थी। प्रीति के मौसा जी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा। प्रीति को यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर उसे पता लग गया था कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसने लौंग अदरक डालकर चाय बनाई। चाय लेकर वह ड्राइंग रूम में गई तो सुधीर उसे गौर से देखता रहा, जैसे वह उसमें अपने लिए कोई संभावना तलाश कर रहा हो। इसी बीच मौसी भी कमरे में आ गई। चाय की हर सिप सुधीर को बहुत भा रही थी। उसने चाय के 2-3 सिप लेने के बाद कहा, वाह क्या चाय बनाई है, बहुत अच्छी और मज़ेदार। वह तो कहना चाह रहा था चाय बनाने वाली की तरह अच्छी व सुंदर, पर उसके दिल से निकली शब्द होठों तक ही सिमट कर रह गए। मौसी उसके अनकहे चेहरे को समझ गई थी। सुधीर बैंक में बाबू के पद पर कार्यरत था। उसे वेतन भी अच्छा मिलना था। उसकी पत्नी की 6 माह पूर्व कूलर में आए करंट से मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी हुए भी 2 साल ही हुए थे कि उसे इतना बड़ा हादसा दुखी कर गया। तभी से वह कभी छुट्टी के दिन रामेश्वर जी के यहाँ मिलने जुलने आ जाता। सुधीर का मन आज ऐसा हो रहा था कि प्रीति के हाथ की चाय एक बार और पी जाए, पर उसने संकोचवश कुछ कहा नहीं। लेकिन बातों का सिलसिला आज लंबा चलता रहा था तो रामेश्वर जी ने पत्नी से कह दिया, थोड़ी चाय और भिजवा दो। प्रीति फिर चाय लेकर आई। इस बार मौसी किचन में आई और नमकीन की प्लेट भी प्रीति से कमरे में भिजवा दी। सुधीर ने प्रीति को फिर एक बार अपने दिल से जुड़ावा वाले रिश्ते से उसे देखा और मन ही मन मोहित हो गया। रामेश्वर जी ने जल्द चाय समाप्त की। उन्हें पत्नी सरला के साथ कुछ समय के लिए
डॉक्टर के पास जाना था। सो वह सुधीर से यह कहकर चले गए कि अभी 15-20 मिनट में लौट कर आते हैं। उन्होंने जाते हुए प्रीति से कहा कि वह सुधीर के साथ बातचीत करे। प्रीति का दिल नहीं चाह रहा था कि वह अनजाने युवक सुधीर से बात करे, पर सुधीर तो चाह ही रहा था कि प्रीति से अकेले में बात करे। उसने रामेश्वर जी का आभार जताया कि उन्होंने उसकी मन की मुराद पूरी कर दी। सुधीर धीरे धीरे चाय के साथ नमकीन खा रहा था। उसने अपने सामने बैठी प्रीति से बातों की शुरुआत अपने परिचय से की। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह बैंक में बाबू है और विधुर है। कुछ माह पूर्व ही पत्नी की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई। सुधीर के दिल में प्रीति की चाहत दिल में ठक ठक करने लगी थी। प्रीति ने भी अपने बारे में बताया कि वह भी MA B.Ed है, पर अभी तक सरकारी टीचरशिप के लिए चयन नहीं हुआ। प्रयास यही है कि नौकरी मिलने के बाद ही शादी की जाए। मेरे मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि नौकरी लगने पर अच्छा परिवार व लड़का मिलने में सुविधा रहती है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि रामेश्वर जी व सरला जी आ गए। उनकी भी यह सहमति बनी हुई थी कि दोनों को बातचीत करने का अवसर दें। अब प्रीति उठकर दूसरे कमरे में चली गई। रामेश्वर जी ने सुधीर से पूछा, बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर होना तो छोड़ो, बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। अच्छी लड़की है, हम आपस में एक दूसरे से परिचित हुए। तभी प्रीति की मौसी बोली, कोई अच्छा लड़का मिले तो इसका विवाह करना है। ये एक भाई और एक बहन है। भाई अविवाहित व प्रीति से छोटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर है। पापा रिटायर्ड टीचर हैं, माँ गृहिणी है। भाई की शादी फरवरी में होने जा रही है। प्रीति केंद्रित बातें चलती रही। सुधीर ने घड़ी देखी। उसे बैठे हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। यहाँ उनसे विदा लेकर जाने को हुआ तो एक बार फिर रामेश्वर जी ने प्रीति को बुलाने की गरज से उसे आवाज़ देकर चाय की ट्रे ले जाने को कहा। उनका सोचा था कि सुधीर एक बार फिर प्रीति को देख ले। प्रीति आई तो सुधीर उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और चला गया। रसोई में खाना बनाते मौसी ने प्रीति को से सुधीर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कैसा लगा सुधीर? सुधीर तेरे मौसा जी का बहुत सम्मान करता है। कभी छुट्टी के दिन यहाँ आ जाता है। इसकी पत्नी की कुछ माह पूर्व ही मृत्यु हो गई। बैंक में नौकरी करता है, वेतन भी अच्छा मिलता है। प्रीति ने बस इतना ही कहा। ठीक है, तेरे बारे में बताऊँ, बात चलाऊँ क्या? उसने मुस्कुरा कर कहा। मम्मी पापा और आप जानो। उसी दिन शाम को मौसी सरला ने अपनी बहन प्रीति की मम्मी निर्मला से बातचीत की। लड़के और परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। यदि सहमत हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। कृष्ण मोहन और निर्मला ने अच्छे से विचार कर कहा कि इतना अच्छा रिश्ता है, रिश्ते के लिए हाँ भर ली जाए, पर एक बार प्रीति की राय भी ले ली जाए। प्रीति ने बढ़ती उम्र और नौकरी मिलने की क्षीण होती संभावना को देख अच्छी नौकरी वाले सुधीर अग्रवाल के लिए हाँ भर दी। अब उसके हाँ भरने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। अब वह चाह रहे थे सब कुछ तय हो जाए तो दिसंबर में शादी कर दी जाए। प्रीति के माता पिता और प्रीति की सहमति मिलने के बाद रामेश्वर बाबू ने एक दिन सुधीर को अपने घर बुलाया। इधर उधर की बातों के बीच प्रीति चाय नमकीन लेकर आ गई। उसकी मौसी भी वहाँ आ गई। चाय पीते सुधीर ने एक बार प्रीति की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा, जैसे उसका मन कह रहा हो, आओ हम साथ जिएं। प्रीति कुछ देर खड़ी रह चली गई। तभी मौसी ने सुधीर का मन टटोलते हुए कहा, उसके लिए लड़का तलाशना है, जल्द ही शादी करनी है। सुधीर ने रामेश्वर जी और सरला जी की ओर देख कर कहा, यदि आप चाहें तो मैं प्रीति के बारे में सोचूं। वैसे मुझे प्रीति पसंद है। सुधीर के मुंह से उन दोनों की मन चाही बात पूरी होती देख उन्होंने 1-2 दिन में फाइनल जवाब देने को कहा। मैं भी अपने परिजनों से विचार विमर्श कर जानकारी दे दूंगा। सुधीर के व्हाट्सएप ऐप पर प्रीति का फोटो डालकर रामेश्वर जी ने कहा, सब कुछ दोनों ओर से अनुकूल होता है तो इसके माता पिता की इच्छा है कि शादी आगामी दिसंबर में कर दी जाए, क्योंकि फरवरी में इसके छोटे भाई कमल की शादी है। सुधीर के परिवार को भी प्रीति पसंद थी। दिसंबर में जयपुर में शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ। सुधीर ने रामेश्वर जी से कहा कि शादी सादे समारोह में होगी तथा लेन देन जैसा कुछ नहीं होगा। प्रीति की छुट्टियां पूरी होने को थी। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। आज वह बहुत दिनों बाद खुश थी। उसके माता पिता शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ईश्वर की कृपा पर प्रसन्नता प्रकट की। आज घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल गया है। अब बहन की शादी भाई के पहले हो जाएगी। शादी की तैयारियां करते दिसंबर माह का दिन भी आ गया, जिस दिन शादी होनी थी। रामेश्वर सरला भी
अपने परिवार व रिश्तेदारों सहित जयपुर पहुंच गए। निश्चित दिन व समय पर प्रीति व सुधीर विवाह बंधन में बंध गए। अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया। वर्षों तक माता पिता के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई प्यारी बेटी विदा हो रही थी। वह सबसे गले लगकर आंसू बहाती रही। पर यह अच्छा दृश्य देख प्रीति की मौसी व मौसा जी खुश थे कि आज वर्षों की इच्छा पूरी हो गई। प्रीति व सुधीर के साथ कार में बैठ अपने नए घर की ओर चल दी। उसने अपने परिजनों से हाथ हिलाकर विदा ली। वहां खड़े सभी लोग विदा होती बेटी की कार को दूर तक देखते रहे। धन्यवाद दोस्तों।